हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं एक बार हमें बता दें। और आप लोगों को पता है कि हम लोग 3 बजे जो है सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास करते हैं, जो कि खासकर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और ये सारे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आज ये हमारी 17वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 16 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो ज़रूर अटेंड करें, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। अगर आप लोग जीके जीएस की इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो बीएड प्रवेश परीक्षा में आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न लाए जाते हैं बहुत चुन चुन करके कंसाइज किए जाते हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग जुड़ जाइएगा। आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आंसर देने का प्रयास करिएगा। उसके बाद जो है हमारे द्वारा आंसर बताया जाएगा और जिन प्रश्न में जो है एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी उसमें जो है हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और कहता है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, तबला से, सरोद से, बांसुरी से। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों याद रखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला से है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, सितार वादक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि रविशंकर जो है किससे संबंधित है, पंडित रविशंकर जो है सितार वादक है, ठीक है, बहुत फेमस है। आपसे पूछता है कि पंडित रविशंकर जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है सितार वादक हो जाएंगे। सरोद वादक की बात करें, जो फेमस वादक हैं उनका नाम क्या है? अमजद अली खान। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक हैं, बहुत फेमस है, प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, जो क्वेश्चन फेमस होते हैं वही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है और कहता है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? आप सभी का आंसर आना चाहिए। 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1929 में। हर एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय है। आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। चलिएगा चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, 1917 में, कब? 1917 में जो है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है किसका संग्रह है? उपन्यास का, नाटक का, कविता का, छोटी कहानियों का। चलिए, आप लोग प्रयास कर सकते हैं जवाब देने का, बताइएगा। चलिएगा, आंसर देने का एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है किसका संग्रह है? तो याद रखें दोस्तों, कविता का संग्रह है। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की ये जो गीतांजलि है ये जो है बांग्ला में लिखी गई है। किसमें? बांग्ला में लिखी गई है, बांग्ला भाषा में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध होता है। अच्छा, बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। तो प्लासी की लड़ाई जो है किसके किसके मध्य हुई थी? आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का। चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। किसके मध्य? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी। अच्छा, कब हुई थी? 23 जून 1757 को। याद रखिएगा, डेट पूछता है। 23 जून 1757 को जो है प्लासी की लड़ाई होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है हुई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछे जो है इस युद्ध में जो है किसकी हार हुई थी, तो सिराजुद्दौला की जो है हार हुई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? केरल में, गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुजरात जो है इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है कौन सा दर्रा स्थित है? चलिए,
चलिएगा आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है कौन सा दर्रा स्थित है? दोस्तों याद रखें कि हिमाचल प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि कौन सा दर्रा स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है, शिपी की ला दर्रा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को कंसाइज करने का प्रयास किया है। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? टिहरी, दामोदर, चंबल, कोसी। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा जवाब देने का आप लोग प्रयास करिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो दोस्तों याद रखिएगा दामोदर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो है सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है टिटनेस का कारण है क्लास्ट्रीडियम वायरस, बैक्टीरियोफेज, साल्मोनेला। बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है टिटनेस का मुख्य कारण क्या होता है, यानी टिटनेस जो है किसके कारण की वजह से होता है? बताएं। दोस्तों याद रखिएगा क्लास्ट्रीडियम नामक एक जो है जीवाणु होता है, इसके कारण जो है टिटनेस होता है। तो पहला ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इस रोग के उपचार के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएं। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? भारत का कृषि उद्योग, भारत का मुर्गी पालन, भारत का दुग्ध उद्योग, भारत का खनन उद्योग। चलिएगा ऑपरेशन फ्लड जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों याद रहे भारत का जो है यहाँ पर जो है भारत का दूध उद्योग। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? भारत का दुग्ध उद्योग से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आप लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने का। चलिएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। याद रहे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? चलिएगा डॉक्टर वी नारायण, डॉक्टर एस स्वामीनाथ, डॉक्टर टेसी थॉमस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगाएं। चलिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर करें। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो लोग जो है सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक है। 11:30 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास आप लोग जरूर कवर करें। वो 10 से 12 मिनट की मात्र वीडियो रहती है, जिससे जो है आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है। मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो रहती है। देखिएगा हमारे द्वारा जो है हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका समय बर्बाद किया जाए बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसलिए हमारे द्वारा जो है छोटी छोटी वीडियो जो है प्रोवाइड करी जाती है। अब जैसे ये जीके जीएस की जो क्लास चल रही है, इसमें आपको 30 मिनट की लगभग वीडियो रहती है और पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। चलिए तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जेनेवा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? लोग नहीं होगा यहाँ पर, लौह होगा। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों याद रखिएगा
बलबन के द्वारा, ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बलबन के द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, लिंगराज मंदिर जो है कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे सकते हैं। लिंगराज मंदिर जो है कहाँ पर अवस्थित है? देखते हैं यहाँ पर किसका किसका आंसर आता है। दोस्तों याद रखें, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर राज्य में, भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न देखें, रक्त समूह ओ कहलाता है सर्वदाता सर्वग्रहण दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिएगा दोस्तों, रक्त समूह जो ओ होता है ये एक सर्वदाता होता है। ठीक है, सर्वदाता होता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति होते हैं वो किसी को भी ब्लड दान दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ए बी की यदि हम बात करें, जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछता है रक्त समूह ओ कहलाता है तो सर्वदाता कहलाता है, और ए बी जो है सर्वग्राही कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर को। चलिए दोस्तों, अगर देखा जाए यहाँ पर 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, और 3 दिसंबर को जो है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। भाई सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दें, जो भी साथी जुड़ चुके हैं सेशन को एक बार लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न कहता है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? बताएं, डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है? प्रकाश का वेग और ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियोधर्मी आवृत्ति। चलिएगा प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा दोस्तों याद रखें, ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो होती है डेसिबल होती है। ठीक है, इसलिए जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, डायनमो ऊर्जा को परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, चुंबकीय को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा बताएं, जवाब देने का प्रयास करें। दोस्तों याद रखिएगा, डायनमो जो होता है ये है आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? दिनार, टका, रुपया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग सिलेबस देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही हैं आपको। ठीक है, चलिए जवाब देने का आप लोग प्रयास करें। चलिएगा गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो दिनार पहला विकल्प आपका दोस्तों राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहराइच में, रांची में, झांसी में, पटना में। चलिए आंसर दीजिएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के लिए। दोस्तों याद रखें, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है झांसी में स्थित है, ऑप्शन आपका दोस्तों थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौंड जनजाति, इरूलर, पानियान, राजी। बताएं, क्वेश्चन नंबर 22, और ये भी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलिएगा दोस्तों याद रहे, महत्वपूर्ण है। तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी गोंड जनजाति, पहला विकल्प दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, येन जो है किस देश की मुद्रा है? जापान की है, चीन की है, अमेरिका की है, बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की क्या है? टका है। ठीक है, बांग्लादेश की क्या है? टका है, आपको पता होना चाहिए। और बता सकते हैं आप लोग यहाँ पर येन किस देश की मुद्रा है?
दोस्तों यहाँ पर अगर हम चीन की बात करें तो चीन की मुद्रा का नाम है युआन। क्या है? युआन है। और अमेरिका की मुद्रा की बात करें तो अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर। और येन जो है जापान की मुद्रा का नाम है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति और खेल प्रशिक्षण, समाज सेवा के क्षेत्र में। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलिएगा दोस्तों, याद रहे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न भी पूछा जाता है पेपर में, तो याद रखें द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आधिकारिक तौर पर जो है खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के सम्मानार्थ में दिया जाता है। ठीक है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खेल प्रशिक्षण के लिए। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? चलिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किनके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का जो है तीसरा युद्ध जो है किनके मध्य लड़ा गया था? आप लोग बता सकते हैं। चलिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य जो है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, अगर आपसे डेट पूछ ले कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तब आप क्या कहेंगे? 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का पहला युद्ध है तो 21 अप्रैल 1526। कब? 21 अप्रैल 1526 को जो है पहला युद्ध लड़ा गया था। और दूसरे युद्ध की यदि हम बात करें तो 5 नवंबर 1556 को जो है लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? चलिएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग कहेंगे 30 वर्ष, कुछ लोग कहेंगे 25 वर्ष। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग। तो याद रहना चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसे राज्य का बजट कौन पारित करता है? बताएं। जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, संसद, वित्त मंत्रालय। बताएं, जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिएगा, याद रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहां पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई राज्य जो है राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट जो है संसद के द्वारा पारित किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। भाई सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, आपको बोलना पड़ता है, सेशन को लाइक जरूर करें। आपके लिए इतना बढ़िया प्रयास किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन इकट्ठा किया जाता है, कंसाइज किया जाता है, तब आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है एक लाइक जरूर करें। कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? बताएं। चलिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? आंसर दे सकते हैं आप लोग। गंडक, कोसी, कृष्णा, महानदी। चलिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, कृष्णा नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म के हैं? बौद्ध, जैन, हिंदुत्व, सिख। बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का सबका आंसर आना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है आप सभी को पता होना चाहिए। जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बताएं। ऑक्सीजन की मात्रा जो है कितने प्रतिशत होती है आप लोग बता सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 21% होती है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया है। चलिए, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। चलिएगा, जय जवान जय किसान। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये नारा जो है सबसे पहले जो है 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसे जो है भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव, गैस, ठोस, एक घोल, बताएं। चलिएगा, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आपने सुना होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी ये द्रवित फॉर्म में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द्रव के फॉर्म में होती है, पहला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लीजिएगा, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताएं। सूखा रोग, रतौंधी, बेरी, टीबी। चलिए, विटामिन बी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, आप सभी को पता होना चाहिए और आशा करता हूं कि इसका आंसर आपको पता होगा, बेरी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। सॉरी। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिएगा, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। 35 है। और देखते हैं यहां पर कितने लोग आंसर करते हैं। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना करी जाती है। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, भारत में जो है 10 वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना करी जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। चलिए बता दीजिए आप लोग भाई, छाप दीजिएगा आंसर अपना फटाफट और सभी दोस्त यहाँ पर जवाब दे देंगे। ठीक है, अच्छा, रात में जो 8:30 बजे समान हिंदी की लाइव क्लास होती है उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा, जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है परीक्षा के दृष्टिकोण से और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग भी पार्टिसिपेट जरूर करिए। रेफ्रिजरेटर में अगर देखा जाए तो अमोनिया गैस होती है। ठीक है, अमोनिया। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, NH3 जिसे बोलते हैं, रासायनिक इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम पूछता है, डॉलर, दिनार, फ्रैंक, पौंड। बता दीजिए आप लोग, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है। चलिएगा, डॉलर, दिनार, फ्रैंक और यहां पर पौंड दिया है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा, पौंड जो है ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा प्रदेश जो है रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत का कौन सा प्रदेश जो है रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो केरल जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है, पहला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पित्त रस जो है कहां पर पैदा होता है। यकृत में, अग्नाशय में, तिल्ली में और उसके बाद दिया है गुर्दा में। बताएं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आना चाहिए और सबका जो है आंसर आना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, याद रहे आप लोगों को, पित्तरस जो है हरा और जो है पीला रंग का क्षारीय तरल होता है। ये जो है पित्तरस जो है यकृत में बनता है। कहाँ पर, यकृत में। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। भारतीय नेपोलियन जो है किसे माना जाता है, आप लोग एक बार आंसर देने का जरूर प्रयास करें। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को और उसके बाद अशोक, हर्षवर्धन। चलिए, भारत का नेपोलियन महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से और बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जवाब देने के लिए कुछ ज़्यादा समय चाहिए, आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, रुक करके जवाब भी दे सकते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा समय भी आपका ना जाए और ये 50 प्रश्न आपको मिल जाए। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये होता है। आइए, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है, बताएं। लाल रक्त कण जो है आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है, आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिएगा, आरबीसी जो है
शरीर के किस अंग में बनता है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। तो लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जो बनना होता है ये कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। चलिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? चलिए दोस्तों, याद रहे आप लोगों को, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? महत्वपूर्ण पुस्तक है, बताएं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिएगा चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत कह सकते हैं कि जो है भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। अच्छा, इसकी रचना कब करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? ध्यान रखिएगा, इसकी रचना जो है 1944 में करी गई थी। ठीक है, 1944 में जो है अहमदनगर की जेल में की गई थी और 1946 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी गैस वायुमंडल की ओजोन स्तर को अपघटित करती है? बताएं। चलिएगा, जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ओजोन स्तर को अपघटित कौन सी गैस कर रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? बताएं, किस स्थान पर जो है कुंभ मेला नहीं होता है? बता सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? वाराणसी। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? बताएं, कौन सा ग्रह जो है नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। चलिएगा, आप सभी को पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके 8 ग्रह हैं। सूर्य जो है आपका ग्रह नहीं है, ये आपका क्या है? एक तारा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये एक तारा है। ठीक है, और प्लूटो भी पहले ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन इसको जो है निकाल दिया गया है और इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्यभट्ट तथा एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, चित्रकार हैं, खगोलवेत्ता थे, वैज्ञानिक थे। बताएं, आर्यभट्ट जो है क्या थे? चलिएगा, खगोलवेत्ता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताएं, केरल, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब। जवाब दे सकते हैं आप लोग। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको पता होना चाहिए केरल। शायद ही हमने कल भी ये क्वेश्चन लिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, आप लोग आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का। चलिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 29 फरवरी, 28 फरवरी, 12 फरवरी और 24 जनवरी को। दोस्तों याद रहे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो है आप सभी के लिए है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर सबका आना चाहिए। जिसका आंसर आएगा उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। आप सभी को पता है डेली जो है लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना होता है। ठीक है, तो हमने जो है आज ये 17वीं क्लास कंप्लीट कर ली है जीके जीएस की। और यहाँ पर जो भी प्रश्न कंसाइज किए जाते हैं दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद कारगर सिद्ध होंगे। रामबाण क्लास होती है, आप लोग जरूर इस क्लास को अटेंड करें 3 बजे। ठीक है, और देखिएगा हो सकता है आज ये क्लास 3 बजे आपको न मिल पाए, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएं, शेयर कर दी जाएगी वहाँ पर क्लासेस। ठीक है, हो सकता है 3:30 भी बज जाए, 3:40 भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आज थोड़ा नेटवर्किंग प्रॉब्लम भी है हमारे इधर। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कोई भी अपडेट होती है, कोई वीडियो जैसे ही डाली जाती है यूट्यूब पर, वैसे ही टेलीग्राम में डाल दी जाती है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाता है। ठीक, आप लोग जरूर जुड़े। और क्लास की टाइमिंग मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, 11:30 बजे करंट अफेयर को कवर करते हैं। इसमें जो है 10 से 12 मिनट की वीडियो रहती है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसको जरूर करें।
उसके बाद 3 बजे जो है जीके जीएस रहता है, इसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को कवर करते हैं। और उसके बाद रात को 8:30 बजे लाइव क्लास होती है सामान्य हिंदी की, इसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और लाइव होते हैं और ये लाइव सेशन होता है, ठीक है। इसमें आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, बहुत मज़ा आता है इस क्लास में 8:30 बजे रात को। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।